नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, रीतिकाल का उदय कैसे हुआ और रीतिकाल में किस प्रकार की रचनाएं की जा रही थी। अगर मैं जरा सा पीछे जाऊं कल की क्लास में, तो हमने पिछले जो वीडियो में देखा था वो ये डिस्कस किया था कि रीतिकालीन काव्य को हमने कितने भागों में बांटा है। जैसे कि इसमें हमने लक्षण ग्रंथ, उसके बाद रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीत इतर में बांट दिया था। आगे चलकर हमने रीत इतर को भी दो भागों में बांटा था। एक होता था दरबारी काव्य जिसमें वीर रस की प्रधानता होती थी, और दूसरा काव्य जो है वो था गैर दरबारी काव्य जिसमें कि नीति काव्य और भक्ति काव्य के बारे में चर्चा हुई थी। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीतिबद्ध काव्य धारा, और ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केशव दास के बारे में। केशव दास हमारे सिलेबस में भी हैं। केशव दास को पढ़ना है, बिहारी को पढ़ना है, तो इन सारे लोगों को पढ़ना है। आगे जैसे जैसे सिलेबस में जो जो चीजें हैं सारा कुछ पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा क्या होती है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सामंत या जो धनिक लोग होते थे, जो राजा होते थे, उनकी इच्छा होती थी कि वो संस्कृत के ग्रंथों को समझ पाएं, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं होता था ताकि वो पूरे संस्कृत के एक एक ग्रंथ को समझें, उसकी भाषा को समझें, फिर उसका अर्थ निकाल पाए। इसलिए कुछ ऐसे कवि इस काल में आए जो कि आचार्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्य था लक्षण ग्रंथों की रचना करना। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संस्कृत के या काव्य शास्त्र को कैसे अनुवाद किया जाए लौकिक भाषा में ताकि आसानी के साथ समझा जा सके, उसी को लक्षण ग्रंथ आप कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे। अब आचार्य कवि क्या होते हैं तो वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आचार्य कवि का मतलब होता है ऐसा कवि जो लक्षण ग्रंथ की रचना करता हो, लेकिन आचार्य कवि के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि फला कवि आचार्य कवि है और फला कवि जो है जिसको हम आचार्य कवि नहीं कह सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाएगा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशवदास को। ये नागेंद्र नहीं है, जहां भी नागेंद्र लिखा होगा आप नगेंद्र पढ़िएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, रीतिबद्ध लेखक क्या होते थे। तो रीतिबद्ध लेखकों को हम दो भाग में बांटते हैं। एक ऐसे लेखक जो सर्वांग विवेचक होंगे। बेसिकली हम तीन भाग में बांटेंगे इसको। रीतिबद्ध लेखक को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है सर्वांग विवेचक, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है सर्वांग विवेचक। दूसरा जो होगा वो होगा विशिष्टांग विवेचक। विशिष्टांग विवेचक, सर्वांग विवेचक का काम यह है कि काव्य शास्त्र के सभी अंगों को वो विवेचना करेगा, सभी अंगों की विवेचना करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है केशवदास। केशवदास ने काव्य शास्त्र के सभी अंगों की विवेचना की है। आगे हम जैसे जैसे क्लास आज की आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि केशवदास क्या थे। फिर हम बात करते हैं, दूसरा है विशिष्टांग विवेचक। इसका मतलब है कि काव्य शास्त्र के किसी एक या दो काव्यांगों का विवेचन कर दिया जाए, उनको कहेंगे विशिष्टांग, मतलब किसी एक विशिष्ट अंग का विवेचन करना। इसमें आ जाते हैं मतिराम हैं और देव हैं। फिर आती है लक्षण ग्रंथ परंपरा। लक्षण ग्रंथ परंपरा का मतलब आप मोटा मोटी तौर पे समझें तो काव्य शास्त्र का अनुवाद किया गया है, किसी प्रकार का मौलिक लेखन या मौलिक रचना लक्षण ग्रंथ परंपरा में नहीं है। हालांकि लक्षण ग्रंथ परंपरा में कुछ मौलिक चीजें भी हुई हैं, अलंकारों का कुछ मौलिकता से विवेचना हुआ हो, या फिर रसों का या छंदों का कुछ अलग तरीके से विवेचना की गई हो, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां पे आपको पता चलेगा आभासात्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। कुवलयानंद जो है उसका ये कोट है, संस्कृत में है, आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते, कुवलयानंद में से लिया गया है। लेकिन इसी को जब मतिराम चेंज करते हैं यानी लौकिक भाषा में लाते हैं तो वहां कहते हैं जहां विरोध सो लगत है होत न साच विरोध। मतलब विरोध के जैसा लग रहा है, जहां पे लगता है कि किसी चीज का विरोध किया जा रहा है वास्तव में वो सच नहीं है, होत न साच विरोध। वही यहाँ पे संस्कृत में लिखा है कि आभासात्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते, उसी का अनुवाद यहाँ पे किया गया है। तो ये लक्षण ग्रंथ परंपरा में ये चीजें देखने को हमें मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करें सबसे पहले कि आचार्य केशव हमने सुना, आखिर आचार्यत्व होता क्या है। आचार्यत्व कैसे हम पता करें कि क्या ऐसे गुण हैं जो किसी को आचार्य बनाएंगे या किसी को आचार्य नहीं बनाएंगे। किस आधार पर हम केशव को आचार्य कहेंगे, किस आधार पर बिहारी को आचार्य कहेंगे या नहीं कहेंगे,
देखिए, आचार्य का मतलब होता है कुछ अलग अलग चीजें हैं। आचार्य का मतलब वो व्यक्ति जो कोई नया सिद्धांत दे, किसी नए सिद्धांत, किसी नए थ्योरी का वो आविष्कार करे, या फिर उसका आचरण अनुकरणीय हो। दो तरह से आचार्य को यहाँ पे हम देखते हैं। एक तो कुछ नया सिद्धांत दे दो, या फिर उसका आचरण ऐसा हो कि लोग उसके आचरण का अनुकरण करें, उसे हम आचार्य कहेंगे। लेकिन अगर हम रीतिकाल के कवियों की बात करें, तो रीतिकाल के कवियों ने न तो कोई नया सिद्धांत दे दिया है ऐसा कि बहुत ही बड़ा कुछ कर दिया हो, और न ही उनका आचरण जो है वो अनुकरणीय दिखता है। अनुकरणीय इन द सेंस ये लोग केवल श्रृंगार परक रचनाएं करते हैं, तो केवल श्रृंगार की रचना करना या केवल श्रृंगार का वर्णन करना, नक्शिक वर्णन करना, ये अनुकरणीय भी नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने कोई नया सिद्धांत भी नहीं दिया है। तो इस आधार पर अगर हम आचार्यत्व डिसाइड करने बैठ जाएं, तो रीतिकाल का कोई भी कवि आचार्य की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात। अब हम बात करें शुक्ल जी ने क्या कहा। शुक्ल जी ने यह कहा है, देखिए स्टेटमेंट आपको याद रखना है, चाहे कोई भी लोग जो स्टेटमेंट है, कोट जो है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे कोट है शुक्ल जी का कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए सैकड़ों कवि हुए हैं इस काल में जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना की है, यानी लक्षण ग्रंथों की तरह की रचनाएं की हैं। इस आधार पर अगर हम देखें कि लक्षण ग्रंथ की रचना को ही एक आधार मान लें आचार्यत्व का, तो फिर तो शुक्ल जी कहते हैं फिर तो सैकड़ों कवि ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी भी आचार्यत्व की कोटि में नहीं आ सकते। कोटि का अर्थ यहाँ पे श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। ठीक बात है। अब देखिए एक और बात है कि अब आचार्य किसको कहें, इस बेसिस पर, इस क्राइटेरिया पर तो लोग आचार्य नहीं हो पाए रीतिकाल वाले। अब दूसरी क्राइटेरिया देखते हैं कि और किसको आचार्य कह सकते हैं। तो देखिए कठिन तथा जटिल ज्ञान को आसान और सरल बना दे। आसान या सरल, आसान और सरल दोनों एक ही चीज है। सुबोध लिख दीजिए आप, जो कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो कठिन ज्ञान को आसान बना देना, सरल बना देना, जो ये काम करता हो उसको भी हम आचार्य कह सकते हैं। इस आधार पर तो रीतिकाल वाले आचार्य कहे ही जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों को उन्होंने लोक भाषा में अनुवाद किया। ब्रज भाषा में यदि अनुवाद करता है कोई व्यक्ति और उसको जन साधारण की भावना के साथ, जन साधारण की भाषा के साथ जोड़ देता है ताकि साधारण व्यक्ति भी पढ़ सके, समझ सके, तो इस आधार पर अगर हम आचार्यत्व डिसाइड करने बैठ जाएं, मूड बना लें, तो इस आधार पर रीतिकाल में काफी सारे ऐसे कवि मिलेंगे जो कि आचार्य कहे जाने के योग्य हैं। उदाहरण के लिए आप यहीं पे देखिए, आभासात्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। इसको आसान कैसे बनाया, जहां विरोध सो लगत है होत न साच विरोध। अब ये नीचे वाली लाइन आराम से समझ में आ जा रही है। तो इस बेसिस पर अगर हम आचार्य तो डिसाइड करने बैठे तो हम कह सकते हैं कि रीतिकाल वाले लोग आचार्य हैं। अब हम बात करें केशवदास की, हमारे सिलेबस में है। केशवदास का जो समय है वो है 1555 से 1617। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें तो केशवदास को हम रीतिकाल का कवि नहीं कह सकते, केवल रीतिकाल का नहीं कह सकते हैं। दरअसल केशव का जो समय है ये एक संक्रमण का समय है, भक्ति काल से रीतिकाल के संक्रमण का समय है। यानी कि केशवदास कुछ हद तक उनकी शुरुआती रचनाएं भक्ति काल की हैं, और बाद की रचनाओं में जिसमें लक्षण ग्रंथ की परंपरा देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं कि रीतिकाल से संबंधित रचनाएं हैं। ये ओरछा के महाराज थे नरेश इंद्रजीत सिंह, इन्हीं के दरबारी कवि थे। कहां के थे वो? ओरछा के थे। तो ओरछा के महाराज नरेश इंद्रजीत सिंह के ये दरबारी कवि हुआ करते थे केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी 1601 में। इन्होंने रामचंद्रिका लिखी जो बेसिकली भक्ति काल से संबंधित है। और भक्ति काल जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि उसमें दो शाखाएं आती हैं, एक आती है सगुण, एक शाखा है सगुण और दूसरी है निर्गुण शाखा। सगुण शाखा को अगर हम डिवाइड कर रहे थे, सगुण को हमने जब डिवाइड किया था तो इसको हमने एक राम मार्गी में डिवाइड किया था, राम मार्गी, और दूसरी जो थी वो थी कृष्ण मार्गी। इसका मतलब है कि जो लोग राम के बारे में लिखते थे, भगवान राम से संबंधित काव्यों की रचना करते थे, वो राम मार्गी, जो भगवान कृष्ण से संबंधित उनको कृष्ण मार्गी कहते थे। कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कि रामचंद्रिका तो भक्ति काल की प्रतिनिधि रचना आप कह सकते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये जो दो रचनाएं हैं ये रीति पद्धति पे आधारित हैं, रीति काल पर आधारित है। रीति क्या होता है, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए अगर नहीं देखा हो। अब हम बात करें रामचंद्रिका के बारे में, हमारे सिलेबस में है रामचंद्रिका की संवाद योजना, रामचंद्रिका पर टिप्पणी, केशव की संवाद योजना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, और बाकी भी जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है जिसमें हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में केशवदास मेंशन्ड है, उन सारी परीक्षाओं के लिए रामचंद्रिका को समझना आसान है। रामचंद्रिका बेसिकली राम कथा से संबंधित है।
लेकिन रामचंद्रिका भी राम कथा है और रामचरितमानस भी राम कथा है। तो हमें एक तुलना तो देखना ही पड़ेगा कि क्या अंतर है आखिर रामचरितमानस में और रामचंद्रिका में। तो हम बात करें सबसे पहले रामचरितमानस की। डिटेल डिस्कशन हम इसका कर चुके हैं जब हमने भक्तिकाल पढ़ा था। रामचरितमानस एक महाकाव्य है और इसमें राम के चरित्र के बारे में काफी सारी चीजें, मतलब शुरू से लेकर और अंत तक जब तक वो राजा बनते हैं उसके बीच की पूरी यात्रा को दिखाया गया है। डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट के लिंक में आप जाके देख सकते हैं। अगर रामचंद्रिका को हम रामचरितमानस से कंपेयर करें तो है तो दोनों राम कथाएं, मगर रामचंद्रिका में केवल कुछ ही प्रमुख प्रसंगों को छंदबद्ध किया गया है, जबकि रामचरितमानस में थोड़ा डिटेल में गए हैं, है ना। हालांकि रामचरितमानस भी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में वास्तव में वाल्मीकि रामायण है, परंतु फिर भी अगर रामचंद्रिका और रामचरितमानस में कंपेयर करें तो रामचंद्रिका में प्रमुख प्रसंगों को ही छंदबद्ध किया गया है। शुक्ल जी मानते हैं कि केशव दास में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। संबंध निर्वाह का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए संबंध निर्वाह का मतलब ये है कि रामचरितमानस से हम एक प्रसंग उठाते हैं और वही प्रसंग उठाते हैं रामचंद्रिका से, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में सबसे पहला जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था अयोध्या कांड पे, वो आप देख लीजिएगा। अयोध्या कांड में सबसे पहले यह होता है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही होती है। ठीक उसी समय मंथरा की बुद्धि फिर जाती है, वो जाके कैकेयी से कहती है कि देखो राम का राज्याभिषेक होगा तो तुमको दासी के जैसा ट्रीट किया जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने भरत के लिए राज मांग लो और राम को वन में भेज दो। ये रामचरितमानस में ये चीजें दिखाई गई। उसके बाद से वनवास दिखाया गया, तो इसमें प्रॉपर टाइम का एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है आपको। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऐसा लिखा, एक 4-5 पंक्तियों का छंद लिखा या 4-5 दोहे 4-5 चौपाई लिखी और उसमें राज्याभिषेक का बात हो गया और उसके बाद से वनवास की बात हो गई और उसके बाद से भरत को राज मिल गया तुरंत। ऐसा बिल्कुल नहीं है रामचरितमानस में। बड़े अच्छे तरह से बड़े संबंधों का निर्वाह करते हुए और प्रवाह बनाए रखते हुए भी इतनी सटीक तरीके से लिखा गया है कि आपको पूरी डिटेलिंग मिलती है उसमें। स्क्रीन प्ले जैसा है बिल्कुल, आपको सब कुछ डिटेलिंग उसमें मिल जाएगी। जबकि अगर हम बात करें केशव दास के बारे में तो केशव दास ने क्या किया, एक छंद में राज्याभिषेक करवा दिया, ठीक उसके अगले छंद में वनवास करा दिया और तीसरे छंद में भरत को राज दे देते हैं। मतलब एक छंद में आप दिखा रहे हैं कि राज्याभिषेक हो रहा है, दूसरे में आप दिखा रहे हैं कि वनवास हो गया और तीसरे में आप दिखा रहे हैं कि भरत को राज मिल गया। तो ये तो आप देखें तो संबंध निर्वाह करने की क्षमता नहीं है, यही बात कहते हैं शुक्ल जी। अब हम बात करें संवाद योजना की, तो देखिए संवाद योजना बड़ी जबरदस्त है। रामचंद्रिका की संवाद योजना जो है ये बहुत अच्छी है। संवाद योजना में कैसे अच्छी है, तो देखिए अंगद रावण संवाद जो है वो कब होता है, तो रामचरितमानस में लंका कांड में अंगद और रावण के बीच में संवाद होता है। अंगद दूत बन के रावण के दरबार में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सीता को लौटा दीजिए, राम आपको क्षमा कर देंगे और इस तरह से आप आराम से राज कीजिए। इस चीज को तुलसीदास ने बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन तुलसी से भी 2-4 कदम आगे बढ़कर रामचंद्रिका में इसका वर्णन किया गया है। आप जाइएगा, सर्च करिएगा और पढ़िएगा रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद जो केशव दास ने लिखा है, बहुत शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। और संवाद योजना का अगर आपको उदाहरण देना है तो आप अंगद रावण संवाद जो रामचंद्रिका में केशव ने दिया है वो उदाहरण में आप देंगे। छंदों का विविध प्रयोग किया गया है, कई प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। कई प्रकार, आप ऐसा समझिए कि बहुत ही ज्यादा छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसकी एक आलोचना भी होती है। रामचंद्रिका की आलोचना में यह भी टिप्पणी आती है कि छंद इतने ज्यादा विविध प्रकार के छंद के प्रयोग कर दिए। रामचरितमानस देखिए, उसमें क्या है, दोहा है, चौपाई है, मैक्सिमम यही 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जबकि रामचंद्रिका में तमाम तरह के छंद है, बहुत विविधता है। इसके आलोचना में आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आलोचना करते हुए कहा है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। अजायब घर का मतलब आप समझिए भूल भुलैया है, ऐसी जगह जहां पे भूल भुलैया सब कुछ इधर उधर गड्ढमड हो जाए, तो वैसा कहा गया है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। मतलब बहुत विविध प्रकार के छंद का प्रयोग इसमें किया गया, जो कि आलोचना की दृष्टि से भी आपको याद रखना होगा। हम बात करें रामचंद्रिका की संवाद योजना क्या है। पहले रामचंद्रिका की टिप्पणी समझिए। रामचंद्रिका राम कथा है जो तुलसी की राम कथा से थोड़ी सी संक्षिप्त मानी जाती है। यहाँ पे डिटेलिंग उतने अच्छे से नहीं दी गई है। मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आपको उस लैंग्वेज में नहीं लिखना है, इंग्लिश के मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग साइंस वाले हैं, उन लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा मिक्सअप करके, लेकिन हिंदी साहित्य है तो आपको हिंदी की शानदार भाषा में ही लिखना है। ठीक बात है।
हम बात करें रामचंद्रिका की संवाद योजना, तो संवाद का मतलब होता है डायलॉग। डायलॉग मतलब दो लोग बातचीत करें तो उसको संवाद कहेंगे, एक ही व्यक्ति बात करे केवल अपनी बात बोले तो उसको मोनोलॉग कहेंगे। तो मोनोलॉग और डायलॉग आप समझ गए। रामचंद्रिका की संवाद योजना, अब देखिए संवाद अगर अच्छी है तो हम कहेंगे कि संवाद योजना अच्छी है। तो केशव की संवाद योजना बहुत ही शानदार है। कैसे, आप देखिए एक ही कथन में वो कहीं कहीं पे 4 संवाद कह देते हैं। कैसे, तो समझिएगा। मातु कहां नृपतात गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक लय। मातु कहां नृपतात गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक लय। समझिएगा, भरत कहते हैं मातु कहां नृपतात। पहला प्रश्न भरत की तरफ से, मातु कहां नृपतात, हे माता पिता कहाँ हैं, वो पिता जो राजा भी हैं वो कहाँ हैं। दूसरा उसका तुरंत उसी लाइन में, एक ही लाइन में 4 संवाद हो गया। पहले में वो पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, दूसरे में उनकी माता कहती है गए सुरलोक ही, यानी वो सुरलोक यानी कि स्वर्ग लोक चले गए। फिर तीसरा क्यों, भरत पूछते हैं क्यों। चौथा है सुत शोक लय, मतलब अपने पुत्र के वियोग में। तो देखिए एक लाइन में 4 संवाद इतने अच्छे तरह से कि छंद में भी किसी प्रकार की मतलब छंद का जो एक लय होता है ना, छंदों का एक जो नियम होता है, उस नियम को बिना तोड़े बिना मरोड़े एक ही वाक्य में, एक छंद के एक वाक्य में 4 संवाद कहला देना, ये अपने आप में अनूठी संवाद योजना है। और ये हमें केशव की रामचंद्रिका में देखने को मिलती है। मातु कहां नृपतात गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक लय। समझ में आ गई होगी आपको बात। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार पीछे करिएगा, 1 मिनट पीछे से देखिए, जरूर समझ में आएगी। फिर बात करें गागर में सागर, बिल्कुल सही बात है। गागर में सागर वाली भाषा है इनकी। छोटे से एक मतलब वाक्य में आप देखिए क्या क्या बातें ये कह जाते हैं। व्यंग्यात्मकता भी शानदार तरीके से है। एग्जाम्पल, राम को काम कहाँ ऋतु जीत ही, कौन कबो रिपु जीत्यो कहाँ, ये ऋतु है। राम को काम कहाँ ऋतु जीत ही, कौन कबो रिपु जीत्यो कहाँ। तो रामचंद्रिका की संवाद योजना। अब हम बात करें केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, टिप्पणी लिखिए। कठिन काव्य का प्रेत यानी कि केशव की जो भाषा है वो कठिन होनी चाहिए। केशव की भाषा कठिन क्यों है इसके बारे में पहले तो आप ये मान के चलिए कि केशव की भाषा कठिन है। कठिन क्यों है ये भी देखते हैं। देखिए केशव की कविताएं कठिन है, पहला वाक्य। दूसरा, इसका कारण क्या है। कारण यह है कि केशव अपने आप में इतने ज्यादा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वो खुद ही एक दोहे में कहते हैं कि मेरे यहाँ के मतलब केशव के यहाँ के नौकर भी जो है वो संस्कृत में बात करते हैं, और मैं एक केशव, मैं कितना मतिमंद टाइप का आदमी हूँ कि मैं अपनी भाषा जो लिखता हूँ वो ब्रज भाषा में लिख रहा हूँ, लौकिक भाषा में लिख रहा हूँ, जबकि मेरे यहाँ के नौकर भी संस्कृत बोलते हैं। तो ये इनका एक आप समझिए कि गर्व वाली चीज थी कि मतलब मैं जो हूँ संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हूँ। वास्तव में थे भी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इसलिए जब ये कविता लिखने बैठते हैं तो ये चाहते हैं कि मेरी सारी प्रकांडता, मेरे सारा विद्वता, जितनी मेरी विद्वता है वो सब मेरे एक ही कविता में दिख जाए। मतलब मैं एक इतिहासकार हूं, मेरा इतिहास बोध भी दिखना चाहिए कविता में। मैं साहित्यकार हूं तो मेरा साहित्य का क्या ज्ञान है मेरे पास वो भी दिखना चाहिए। आचार्यत्व है मेरे अंदर वो भी दिखना चाहिए। मैं संस्कृत का प्रकांड विद्वान हूं, बहुत ज्यादा जानकार हूं, वो भी दिखना चाहिए। मैं लोक भाषा पर भी समान अधिकार रखता हूं, मैंने उसको भी अपने वश में किया हुआ है, वो भी दिखना चाहिए। तो केशव सब चीजों को साध लेना चाहते थे, और इसी साधना के चलते, इसी को साध लेने के आप कहिए कि महत्वाकांक्षा के चलते केशव के काव्य जो है वो कठिन प्रतीत होते हैं, उसमें कठिनाई आ गई। एग्जाम्पल देखिए, विज्ञान गीता इन्होंने लिखा तो इसमें दर्शन शास्त्र की पूरी व्याख्या की, पूरा दर्शन इसमें भरा पड़ा है। जहांगीर जस चंद्रिका लिखा तो एक इतिहासकार बन गए। वहां पे जहांगीर के शासनकाल के समय में जब लिखते हैं तो लगता है जैसे कोई इतिहासकार लिख रहा है, बदायूनी लिखे जैसे बदायूनी लिख रहा हो, अलबरूनी लिख रहा हो, वैसे इतिहासकार समझ के अपने आप को लिखते हैं। रसिक प्रिया लिखते हैं तो अपने आप को आचार्य समझ के लिखते हैं, आचार्यत्व तो देखने को मिलता है। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, कोट है, आप लिखिएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त का। उन्होंने कहा उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है। देखिए मात्राएं थोड़ी सी आप इग्नोर करिएगा। काव्योपयोगी, उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है, माधुर्य और प्रसाद गुण से तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। उनकी ब्रजभाषा उबड़ खाबड़ है, उसमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंडी का पुट मिला हुआ है। समझिएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने
जब उनकी कठिन काव्य का प्रेत, अगर आपसे पूछे कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये इस पे टिप्पणी लिखिए, तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे, क्योंकि कविताएं कठिन हैं। वो इतिहास, साहित्य, आचार्यत्व, संस्कृत और सारी चीजों को एक साथ साध लेना चाहते थे, इसलिए उनकी रचनाएं हमें कठिन मालूम होती हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त के अनुसार उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है, माधुर्य और प्रसाद गुण से तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। मतलब मधुर लिखना है, मधुर लिखने का मतलब अच्छी भाषा में थोड़ा सा लचीलापन हो, भाषा में थोड़ा मधुरता हो, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, तो इससे तो लगता है जैसे वो खार खाए बैठे थे, गुस्सा थे उनसे, उनके अंदर ये माधुर्य गुण का के प्रति कोई नफरत जैसी हो, ऐसी बात ये कहते हैं। उनकी ब्रज भाषा उबड़ खाबड़ है, उनकी जो ब्रज भाषा की रचना है वो भी उबड़ खाबड़ है। ऐसा नहीं कि ब्रज भाषा बहुत शालीनता के साथ लिखा है उन्होंने, और उसमें जगह जगह पे उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया है, बुंदेलखंडी का पुट भी जगह जगह पे देखने को मिलता है। ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के विद्वान थे, उसका प्रभाव उनकी भाषा पर दिखता है। शुक्ल जी देखिए, शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, शुक्ल जी का लिखिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर, देखिए क्या कठिन, क्या कठोर आलोचना करते थे ये लोग। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने विशिष्ट पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उनकी उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। लक्षण ग्रंथ का मतलब यही होता है कि आप काव्य शास्त्र उठाइए, संस्कृत का कोई आप शास्त्र अगर उठाते हैं तो उसकी आप लक्षण ग्रंथ परंपरा में आप उसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। क्योंकि केशव संस्कृत के महान विद्वान हैं, तो वो जगह जगह पे अपनी इस पांडित्य की धाक जमाना चाहते थे कि मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं और मुझे बहुत ज्यादा संस्कृत आती है, ये दिखाना चाहते थे। इसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, मतलब ये दिखाएं कि जनता जो पढ़े वो ये बात समझे, आलोचक जो पढ़े या कोई व्यक्ति पढ़े तो वो समझे कि कितना पांडित्य है, कितना पंडित आदमी है ये, संस्कृत का कितना मतलब कठोर ज्ञान, कितना ज्यादा ज्ञान है इस आदमी के पास कि ये लिख रहा है तो जैसे संस्कृत ही लिख रहा है, और लिख रहे हैं लोक भाषा। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं। संस्कृत की उक्तियों को यथास्थान उठाया है, जहां से वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद आप उसको स्पष्ट करेंगे कि वो संस्कृत का लोक भाषा में क्या होगा, मगर जब वो करते हैं तो उनकी भाषा वहां पे समर्थ दिखाई नहीं देती है उतने अच्छे से। जैसे संस्कृत में जो अर्थ आता है ठीक वैसा ही अर्थ और उतनी प्रवाह के साथ इनके में नहीं आ पाती है। अब बात करें कुछ और समस्याएं, तो श्रृंगार का कृत्रिम विभाजन किया है, श्रृंगार रस का इन्होंने कुछ अपनी तरफ से विभाजन किया है। जैसे एक किया है प्रच्छन्न और प्रकाश में, आप डिटेल में नोट्स से पढ़िएगा, जो भी आपके पास नोट्स किसी कोचिंग संस्थान के उपलब्ध है वहां पे देख लीजिए, आपके पास जो किताबें हैं उससे पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो से आपको समझ बनेगी, आप समझ जाएंगे, मगर किताब और नोट्स आपको फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक बात है। कवि प्रिया, कवि प्रिया जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने अलंकार को सामान्य और विशिष्ट दो अलग अलग वर्गों में बांट दिया। एक को इन्होंने कहा कि ये सामान्य अलंकार है, विशिष्ट अलंकार है। भाई जब अलंकार पहले से ही बटे हुए फिर उसमें बीच में करने की क्या जरूरत है। खैर, डॉक्टर नगेंद्र का एक मत है, वो भी आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि केशव दास का रस और अलंकार विवेचन न तो तर्क संगत है न तो मौलिक है। इनका जो इनके अंदर क्या समस्याएं थी, कठिन काव्य का प्रेत है तो क्या समस्याएं थी, तो अलंकार विवेचना, अलंकारों की जो इन्होंने विवेचना की है अपनी तरफ से, वो तर्क संगत भी नहीं दिखाई देता है और मौलिक भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। छंद की विविधता है, मैंने पहले ही बताया कि काफी सारे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। इस छंद वैविध्य के कारण आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि रामचंद्रिका जो है वो छंदों का अजायब घर है, छंदों का अजायब घर है। चलिए अब हम बात करें केशव की मौलिकता क्या है, क्या वास्तव में केशव में कुछ मौलिकता है भी या बिल्कुल कॉपी पेस्ट है संस्कृत का एज इट इज लक्षण ग्रंथ है। तो देखिए छंद के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम देखें, छंद के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम देखें तो रामचंद्रिका छंद की प्रयोग की दृष्टि से अद्वितीय है, जिसको छंदों का अजायब घर ही कह दिया गया हो कि इतने सारे छंद हैं कि भूल भुलैया हो जाता है, तो उसमें छंद तो इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। तो छंद की दृष्टि से देखें तो केशव की मौलिकता दिखाई देती है। काव्य शास्त्र में आधार ग्रंथों के चयन में विविधता, इसका मतलब यह होता है कि काव्य शास्त्र के जिन ग्रंथों का इन्होंने चयन किया है लक्षण ग्रंथ परंपरा के लिए, लक्षण ग्रंथ बनाने के लिए, उन ग्रंथों के चयन में विविधता है। मतलब एक ही तरह के ग्रंथ नहीं चुने हैं इन्होंने, अलग अलग तरह के तमाम तरह के ग्रंथों को चुना है। नायिका भेद तथा अलंकार निरूपण में मौलिकता,
नायिका भेद और अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण का मतलब वही हुआ कि अलंकारों को जिन्होंने बांटा, और नायिका भेद का मतलब है कि नायिका कितने प्रकार की होती है, नायिका के कितने भेद होते हैं, ये भी इन्होंने, इसमें भी इनकी कुछ मौलिकता देखने को मिलती है। केशव ने जो जमीन तैयार की, शुरुआती समय में केशव ने जो जमीन तैयार की है रीतिकाल में, उसी जमीन पर आगे चलकर बिहारी जैसे लोग दोहे लिखते हैं, और वो दोहे ऐसे बनते हैं जो गागर में सागर के जैसे हो जाते हैं। तो ये जमीन जो तैयार की गई है, ये जमीन तैयार करने वाले केशव हैं। केशव की जमीन पर ही बाकी के रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने रचनाएं की हैं, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो जो भी हो। तो उसके बाद अब चाहे पद्माकर हो, कोई भी हो। अब हम बात करें कि अन्योक्ति का। अन्योक्ति हो क्या मतलब, क्या होता है? सबसे पहले समझिए अन्योक्ति क्या होती है। तो अन्योक्ति मैं यहां लिख रहा हूं। अन्योक्ति का मतलब आप ऐसे समझिए कि प्रत्यक्ष के माध्यम से किसी अप्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए। प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का जहां पे वर्णन किया जाए उसको हम कहते हैं कि अन्योक्ति है। ठीक वैसे ही आप याद करिएगा, जब मैंने मलिक मोहम्मद जायसी में पद्मावत पढ़ाया था, पद्मावत में आपको दिखाया था कि अन्योक्ति भी है, कि हीरामन तोता वास्तव में हीरामन नहीं होकर एक गुरु है, राघव चेतन कुछ और है, जो रतन सेन है वो कुछ और है। तो ये अन्योक्ति का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का वर्णन करना। स्वतंत्र रूप से अन्योक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग हम मानते हैं कि केशव ने ही किया था। तो ये केशव की मौलिकता है। अब हम बात करें कि केशव का आचार्यत्व है या नहीं। क्या केशव को हम आचार्य केशव कह सकते हैं या आचार्य केशव नहीं कह सकते हैं? देखिए, आचार्य का मतलब है पहली बात कि सरल कर देना, भाषा को सुबोध बना देना और कुछ नई चीजें करना। रसिक प्रिया जो है वो एक रस ग्रंथ है, ठीक है। विभिन्न रसों का लोक भाषा में लक्षण किया है। इसमें उन्होंने क्या किया है, रसिक प्रिया में अलग अलग रसों का लोक भाषा में लक्षण किया है। लक्षण ग्रंथ मतलब वही अनुवाद किया है। तो कई प्रकार के रसों का, विभिन्न रसों का इन्होंने लोक भाषा में अनुवाद किया, मतलब उसको लक्षण ग्रंथ बनाया। लेकिन इसमें श्रृंगार का इन्होंने सबसे अधिक वर्णन किया है, कई रसों का प्रयोग किया है। देखिए याद रखना, जब भी बात होगी रीतिकाल की तो श्रृंगार भरा मिलेगा आपको। श्रृंगार में भी खास करके सबसे ज्यादा मिलेगा वो संयोग श्रृंगार मिलेगा, वियोग श्रृंगार भी मिलेगा, लेकिन संयोग श्रृंगार ज्यादा मिलेगा। नायिका का नक्षिक वर्णन, शिकनक वर्णन ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि राजा को खुश करना है। राजा खुश तभी होगा जब उसको संयोग श्रृंगार की कविताएं सुनाई जाएंगी। अन्योक्ति का भी स्वतंत्र प्रयोग इन्होंने किया है। यमक, उपमा आदि अलंकार के इन्होंने जो और भेद दिए हैं, जो इनका निरूपण किया है अलंकारों का, उसमें भी कुछ न कुछ नवीनता देखने को मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केशव थोड़ा आचार्य जैसे दिख रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि वास्तव में आचार्य कितने प्रकार के होते हैं और केशव इन आचार्य के प्रकारों में कहां पर फिट बैठते हैं। क्या वास्तव में केशव आचार्य हैं? अगर केशव आचार्य हैं तो वो किस तरह के आचार्य की परंपरा में फिट बैठते हैं? देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है उद्भावक आचार्य। उद्भावक आचार्य जो होगा वो मौलिक सिद्धांत का आविष्कार करेगा, किसी न किसी मौलिक सिद्धांतों का आविष्कार करेगा। इस दृष्टि से देखें तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया है केशव ने कि जिसको हम कहें कि बड़ा ही मौलिक सिद्धांत, कुछ नया सिद्धांत का आविष्कार कर दिया हो। ऐसा कुछ आविष्कार देखने को नहीं मिलता है। इस आधार पर केशव आचार्य नहीं है। केशव आचार्य नहीं है मतलब उद्भावक आचार्य नहीं है। दूसरा, काव्यांगों की मौलिक व्याख्या करने वाले आचार्य। अब देखिए, मौलिक व्याख्या करने वाले आचार्य, केशव ने व्याख्या तो की है, मगर अभी हमने देखा था कि केशव ने संस्कृत को जैसे लिखा है, संस्कृत की उक्ति को जैसे पेस्ट किया है, उसके बाद जब वो लोक भाषा में आते हैं तो उतनी भाषा उनकी समर्थ नहीं हो पाती है कि एग्जैक्ट उसका निरूपण कर पाए, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा था और हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। मैं ज्यादा तेज इसलिए बोलता हूँ ताकि कम समय में वीडियो आपको मिल सके। 3 घंटे में भी केशव को पढ़ाया जा सकता है और 9 घंटे 10 घंटे में भी केशव को नहीं पढ़ाया जा सकता है। और केशव को 50 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे के क्लास में भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जब थोड़ी स्पीड ज्यादा हो और थोड़ा सा आप लोग अपने नोट्स पर भी भरोसा रखें और उसके साथ साथ आप किताबों पर भरोसा रखें। तो काव्यांगों की मौलिक व्याख्या करने वाले आचार्य, केशव इसमें भी फिट नहीं होते। अब एक आता है आचार्य का प्रकार जिसको कहते हैं कवि शिक्षक, यानी एक ऐसा कवि जो शिक्षक के रूप में हो। रस और अलंकार को केशव ने विस्तार दिया है, रस और अलंकार को केशव ने बड़ा विस्तारित किया है। तो इस आधार पर देखें तो शिक्षक के रूप में तो एक काम किया ही है। अतः हम मान सकते हैं कि केशव इस मामले में आचार्य कवि माने जा सकते हैं।
तो हम कहेंगे अंततः कि हाँ, केशव में आचार्यत्व था, केशव में आचार्यत्व था। अब हम लिख सकते हैं आचार्य केशव, आचार्य केशव। प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम केशव की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में चर्चा कर लें। तो केशव की जो अन्य रचनाएं हैं उसमें एक है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है, यहाँ पे मैंने बताया भी था रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है ये रस ग्रंथ है। इसमें 9 रसों का चित्रण किया गया है, लेकिन खास करके इसमें जो चित्रण है वो श्रृंगार रस का है। सर्वाधिक प्रयोग इसमें श्रृंगार रस का किया गया है। इसको केशव दास की पहली कृति मानी जाती है। ये केशव दास की पहली कृति मानी जाती है, पहली रचना मानी जाती है। दूसरा, अगली जो रचना है वो है नख शिख शिख नख वर्णन। नख शिख यानी नाखून से लेकर शिखा तक और शिखा से लेकर नाखून तक इसका मानव देह के सौंदर्य का वर्णन, खास करके नायिका के अंग प्रत्यंग का वर्णन करना ही नख शिख वर्णन या शिख नख वर्णन में आता है। तो केशव दास ने इस प्रकार की रचना भी की है। श्रृंगार परक रचना होगी, जब सौंदर्य का वर्णन है तो श्रृंगार ही होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है। फिर है 12 मासा। 12 मासा क्या है? एक वर्णन ग्रंथ है। इसमें काम वेदना ग्रस्त नायिका और प्रकृति का निरूपण किया गया है। एक नायिका है जिसका पति परदेश में गया है और उस परदेश में जाने के बाद उसके अंदर जो विरह की भावना है, काम वेदना की भावना है, उस काम वेदनाग्रस्त नायिका और प्रकृति का निरूपण किया गया है 12 मासा में। चौथी है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो है ये शांत रस प्रधान रचना है। इसमें और भी रस है, मगर जो मेन इसका जो पॉइंट है, थीम है, थीम रस अगर कहें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य रस है, वो हम कहेंगे कि ये शांत रस प्रधान रचना है। फिर जहांगीर जस चंद्रिका, इसके बारे में हमने देखा कि जहांगीर जस चंद्रिका जो है वो इतिहास की दृष्टि से लिखा गया है। केशव जहांगीर जस चंद्रिका लिखते हैं तो इतिहासकार बन जाते हैं, रसिक प्रिया लिखते हैं तो रसराज बन जाते हैं, नखशिक शिकनक वर्णन लिखते हैं तो श्रृंगार के महान कवि बन जाते हैं, 12 मासा लिखते हैं तो प्रकृति का निरूपण करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? विज्ञान गीता लिखते हैं तो दर्शन शास्त्र में चले जाते हैं और रस प्रधान रचना करते हैं जिसमें शांत रस होती है। कवि प्रिया जो है वो 16 प्रभाव में है। प्रभाव का मतलब है 16 खंडों में है, और इसमें कवि ने, मतलब केशव ने, विस्तृत रूप से अलंकार निरूपण किया है, अलंकार के भेदों का निरूपण किया है। ठीक है। तो अब यहीं पर हम रोक देते हैं, केशव दास की इस रचना तक हम आके आज रोक देते हैं क्लास को। आगे की क्लास में हम पद्माकर को पढ़ेंगे, फिर रीतिबद्ध के बाद और भी बिहारी वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे, सारे कवियों को पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 3-4 वीडियो, अभी इसके बाद भी 3 या 4 वीडियो आएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रीतिकाल पे होगी। रीतिकाल के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि आधुनिक काल की शुरुआत हम गद्य साहित्य, गद्य से करें, और गद्य में भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे। ये पूरा का पूरा हमने पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से पढ़ा है। पेपर 1 की ये सिलेबस पेपर 1 का है, जबकि जो रचनाएं हैं वो पेपर 2 में है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है पेपर 2 में है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो पेपर 1 पेपर 2 को अलग अलग बांट के नहीं पढ़ेंगे। आधुनिक काल में जो खंड, आधुनिक पेपर 1 का जो खंड क है उसमें जो गद्य है आधुनिक काल में, जैसे हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य का विकास, कहानी का विकास, कथा उपन्यास का विकास, नाटक का विकास, रंगमंच का विकास, उसके बाद से जो कवि लोग हैं, छायावाद है, आधुनिक काल है, प्रयोगवादी कविता है, प्रगतिवादी धारा है, मुक्तक काव्य है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन हम शुरुआत जब करेंगे आधुनिक काल की, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे गद्य साहित्य से, कहानी के इतिहास से, और कहानी का इतिहास, कहानी के तत्व, कहानी की विशेषता, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद से हम क्या करेंगे कि कहानी की जब विशेषता हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद से हम ये देखेंगे कि कौन सी कहानी हमारे सिलेबस में है, जैसे कि एक दुनिया समानांतर और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां जो प्रेम मंजूषा है अमृत राय के संपादन में, वो हम पढ़ेंगे। और वो दोनों किताब खत्म करने के बाद फिर हम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया है उसमें इसके पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं मैं नीचे, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आपके साथ कोई भी जानकारी साझा की जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।